एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रोफेसर जेडी उपाध्याय, फैकल्टी सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में, जिसमें मैं आज आप सभी के समक्ष डिस्कस करूंगा एफआईआर के बारे में कि एफआईआर क्या होती है, किन मामलों में एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जीरो एफआईआर क्या है, एफआईआर का उद्देश्य क्या है, एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू क्या है, क्या एफआईआर मौखिक हो सकती है, क्या एफआईआर लिखित हो सकती है, जीरो एफआईआर क्या होती है। तो इन सभी प्रश्नों पर विस्तृत परिचर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आज के विषय को। जैसा कि आपको पता ही है कि आज का विषय हमारा एफआईआर से संबंधित है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि एक कानून है जिस कानून का नाम है सीआरपीसी 1973 का यह कानून है, जिसका एक्ट नंबर है, जिसे हिंदी में हम अधिनियम संख्यांक कहते हैं, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। और इस पर्टिकुलर कानून का एक चैप्टर है जिसको हिंदी में अध्याय कहते हैं, और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 12, जो सेक्शन 154 से लेकर वर्ष 176 तक जाता है और जो डील करता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। जिसे हिंदी में कहा जाता है पुलिस को सूचना तथा उसकी अन्वेषण करने की शक्तियां। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ही जो हमारा आज का विषय है उससे संबंधित प्रावधान है, और आज का विषय हमारा क्या है, एफआईआर, दैट मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब समझने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें आने ही चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस टॉपिक के अंदर हमें यह पढ़ना है इंफॉर्मेशन टू पुलिस, जिसे हिंदी में पुलिस को इत्तला या सूचना कहा जाता है। इसके अंदर हम लोग ये समझेंगे कि पुलिस को किस मामले में आप सूचना दे सकते हो, और पुलिस किस मामले में एफआईआर रजिस्टर करेगी और किस मामले में एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर क्या है, अर्थात एफआईआर का उद्देश्य क्या है, क्यों एफआईआर पंजीकृत की जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। तीसरा जो विषय है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर वो है जीरो एफआईआर के बारे में। जीरो एफआईआर क्या है, किसे हम कहेंगे जीरो एफआईआर। और अगला जो विषय है इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बाय पुलिस, जिसको हिंदी में
हम लिख सकते हैं और कह सकते हैं पुलिस द्वारा एफआईआर ना लिखने का प्रभाव। मान लीजिए कोई सूचना पुलिस को मिली है और पुलिस ने उस मामले में एफआईआर रजिस्टर नहीं की, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या होगा उसका प्रभाव। और अगला जो सब टॉपिक है इसमें वो है इफेक्ट ऑफ फॉल्स एफआईआर, जिसे हिंदी में मिथ्या एफआईआर का प्रभाव कहते हैं। मान लीजिए कोई एफआईआर पंजीकृत हो गई है, पुलिस को कोई सूचना दी गई है और पुलिस ने उस सूचना को लेखबद्ध कर लिया है और वो सूचना मिथ्या है, झूठी है, तो ऐसे में उसका क्या प्रभाव होगा। और अंतिम जो सब टॉपिक है दैट इज एविडेंसरी वैल्यू। जो एफआईआर है उसका साक्ष्य मूल्य क्या होगा, उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी। तो इन विषयों पर जो कि एफआईआर से संबंधित है आज के इस लेक्चर में डिटेल परिचर्चा होगी। लेकिन इस टॉपिक को डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि किन मामलों में एफआईआर होती है, एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है। तो सबसे पहले जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनको मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे सीआरपीसी के अंदर कहीं पर भी एफआईआर शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, अर्थात ये पूरी की पूरी सीआरपीसी में नहीं बताया गया है कि एफआईआर क्या होती है। तो एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया, पहली बात। जबकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जिसका नाम इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन है, कुछ सुसंगत प्रावधान हैं जो एफआईआर से संबंधित हैं, जो पुलिस को दी गई सूचना से संबंधित हैं। दूसरी बात, एफआईआर कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है। यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि केवल वही व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराएगा जो पीड़ित है। तो पीड़ित व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पीड़ित नहीं है एफआईआर दर्ज करा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद अपराध कारित किया है वह व्यक्ति भी एफआईआर को पंजीकृत करा सकता है। तो ये तो हैं कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि किन मामलों में एफआईआर पंजीकृत होती है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन, तो जिसमें मैंने आपको एक पहला पॉइंट बना के दिया है जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टू पुलिस। तो पुलिस को इंफॉर्मेशन दो मामलों में दे सकते हो। पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा है आपका नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस को हिंदी में कहते हैं हम संज्ञेय अपराध, और नॉन कॉग्निजेबल को बोलते हैं हम असंज्ञेय अपराध। तो यहां समझने वाली बात यह है कि पुलिस को आपने इंफॉर्मेशन दी दो मामलों, जिसमें पहला मामला है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा मामला है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहीं पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज होती है आपकी एफआईआर, और इससे सुसंगत प्रावधान है सीआरपी सेक्शन 154 में। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें दर्ज होती है आपकी एनसीआर, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर पंजीकृत नहीं होती है। एनसीआर की फुल फॉर्म है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, अर्थात ऐसे मामले में पुलिस को सूचना जो असंज्ञेय है। और ऐसा जो प्रावधान है, जो सुसंगत प्रावधान है, वो सीआरपी सेक्शन
155 में दिया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो विषय है वो विषय एफआईआर से संबंधित है, एनसीआर से संबंधित नहीं है। मैं एक नई वीडियो में एफआईआर, एनसीआर और कंप्लेंट में डिस्टिंग्विश करूंगा, उसमें अंतर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां जो आज का विषय है वो केवल एफआईआर से संबंधित है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एफआईआर केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही दर्ज की जाती है और सीआरपीसी की एक धारा है सेक्शन 154 जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस को इंफॉर्मेशन से संबंधित है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकल कर आया कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाएगा सोसाइटी के अंदर तो उसकी सूचना आप पुलिस को दे सकते हैं और पुलिस ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। प्रश्न ये है कैसे पहचाना जाएगा कि कोई मामला कॉग्निजेबल है और कैसे पहचाना जाएगा कि कोई मामला नॉन कॉग्निजेबल है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सीआरपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 2C, जो ये बताता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की शेड्यूल 1 के अनुसार, मींस अनुसूची प्रथम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है। तो ऐसा अपराध कॉग्निजेबल कहलाएगा। जबकि नॉन कॉग्निजेबल को आप देखेंगे तो सीआरपी सेक्शन 2L इसको परिभाषित करती है और बताती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात असंज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध होगा जिसमें पुलिस अधिकारी को किसी अन्य व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होगी। तो यहां इन दोनों धाराओं का अध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं कर सकता। परंतु इन दोनों धाराओं के अध्ययन से यह पता नहीं चलता कि कैसे पहचाने जाएगा कि कोई अपराध संज्ञेय है या कोई अपराध असंज्ञेय है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर। तो फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको लेकर चलता हूं सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल पर। तो जब आप सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची का अध्ययन करते हैं तो इस पर्टिकुलर अनुसूची में 2 भाग हैं। पहला भाग आईपीसी से संबंधित अपराधों का वर्गीकरण करता है और दूसरा जो भाग है वो आईपीसी से अलावा जो अन्य दांडिक उपबंध हैं, दांडिक अधिनियम है, दांडिक नियम हैं, उनसे संबंधित अपराधों का वर्गीकरण करता है। तो जब आप सीआरपी शेड्यूल 1 पढ़ते हैं और पहले वर्गीकरण को देखते हैं जो कि आईपीसी संबंधित है तो उसके अंदर 6 कॉलम है। तो कॉलम नंबर 4 को यदि आप देखोगे तो वहां बताया गया है कि आईपीसी का कौन सा अपराध कॉग्निजेबल होगा और कौन सा अपराध नॉन कॉग्निजेबल होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है तो आपको आईपीसी का जो वर्गीकरण है उसका कॉलम नंबर 4 आपको समझना चाहिए। वहां से आप समझ सकते हैं कि कोई अपराध कॉग्निजेबल है कि नहीं है। अगर समझ गए कि कॉग्निजेबल है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस मामले में एफआईआर होगी, और यदि नॉन कॉग्निजेबल है तो उसमें एफआईआर नहीं होगी, अपितु उसमें एनसीआर दर्ज की जाएगी। दूसरी बात, मान लिया कि कोई अपराध ऐसा है जो आईपीसी में नहीं दिया गया है लेकिन किसी अन्य अपराध में, किसी पर्टिकुलर अन्य अधिनियम में उसको अपराध घोषित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, सीआरपीसी की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके सेकंड क्लासिफिकेशन में जाएंगे जहां की केवल 4 कॉलम है, 1 2 3 4, और वहां आप कॉलम नंबर 2 को देखेंगे तो वहां बताया गया है कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल होगा और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल होगा। तो सेकंड क्लासिफिकेशन में बेसिकली ये बता दिया गया है कि एक ऐसा अपराध जो 3 वर्ष या उससे ऊपर की सजा से दंडनीय है, कारावास से दंडनीय है, तो वो कॉग्निजेबल होगा, अर्थात पुलिस अधिकारी उसमें वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और सेक्शन 154 सीआरपीसी में पुलिस को ऐसे अपराध के कारित किए जाने की सूचना दी जा सकती है। तो यहां तक हमें यह समझ में आया कि एक कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कैसे पहचाना जाएगा। अब अपने विषय पर वापस आते हैं
और जानते हैं कि अगर मामला कॉग्निजेबल है तो वो कैसे रजिस्टर किया जाएगा, कैसे एफआईआर लिखी जाएगी। तो वो प्रावधान क्या है? तो सेक्शन 154, तो यहां पर हमने समझना है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उससे संबंधित जो सूचना है वो मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। अब जरा समझिए, सेक्शन 154 ये कहता है सीआरपीसी का कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है तो उससे संबंधित जो सूचना है वो मौखिक भी हो सकती है और वो सूचना लिखित भी हो सकती है। प्रश्न आता है ये मौखिक और लिखित सूचना किसको दी जाएगी? तो सेक्शन 154 में लिखा गया है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जिसे इंग्लिश में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कहा जाता है, और ऑफिसर ऑफ अ पुलिस स्टेशन सीआरपी सेक्शन 2O में बताया गया है कि किस व्यक्ति को हम कहेंगे पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी एसएचओ हो सकता है, जिसको हम स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, मींस पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कहते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश एसएचओ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, छुट्टी पर है, बीमारी के कारण अवेलेबल नहीं है, अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में उनकी रैंक से जस्ट नीचे सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं, आपका एएसआई हो सकते हैं, ठीक है, आपका हेड कांस्टेबल हो सकता है। तो ये सारे व्यक्ति पुलिस अधिकारी हो सकते हैं। प्रश्न आता है क्या एक कांस्टेबल भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है? तो सेक्शन 2O ने साफ साफ कहा है कि कांस्टेबल तब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है जब राज्य सरकार ने ऐसा स्पष्ट निर्देश दिया हो, अन्यथा नहीं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एसएचओ, एएसआई, एसआई और हेड कांस्टेबल पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन एक कांस्टेबल भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है अगर राज्य सरकार ने ऐसा स्पष्ट निर्देश दिया है तब। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पुलिस को आपने एक इंफॉर्मेशन दी सेक्शन 154 में जो कि कॉग्निजेबल थी, मींस संज्ञेय थी, और ऐसी सूचना या तो मौखिक आप दे सकते हैं या आप लिखित में दे सकते हैं। अब देंगे किसको? पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को। प्रश्न आता है कि जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी सूचना मिलेगी वो क्या करेगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या तो स्वयं या निर्देश भी दे सकता है किसी अन्य पुलिस अधिकारी को। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की सूचना दी गई है, मान लीजिए वो मौखिक दी गई है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मौखिक की। मान लीजिए ऐसी इंफॉर्मेशन ऑरली दी गई है, मौखिक ही दी गई है, तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या तो स्वयं उसको लेखबद्ध करेगा या डायरेक्शन दे सकता है किसी अन्य अधिकारी को कि उसको लेखबद्ध कर लिया जाए। मान लीजिए कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी ने उसको लेखबद्ध कर लिया या उसके निर्देश के अधीन जिस व्यक्ति को डायरेक्शन दी गई थी उसने उसको लेखबद्ध कर लिया, तो जिस व्यक्ति ने उसको सूचना दी है, अर्थात जो सूचना दाता है, इंफॉर्मेंट है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या भार साधक अधिकारी उस व्यक्ति को सूचना पढ़कर सुनाएगा कि भाई जो आपने कहा था वो हमने वैसे ही लिख दिया है। और यदि लिखित दी गई है और मौखिक दी गई है तो दोनों पर हस्ताक्षर करा लेगा, और हस्ताक्षर कराने के बाद उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक ऐसी पुस्तक में जिसको राज्य सरकार ने इस उद्देश्य से पुलिस थाने पर रखा है कि उसमें समस्त एफआईआर को रजिस्टर किया जाए, उसमें अंकित कर लेगा शब्द बाई शब्द। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि जैसी वो सूचना लेखबद्ध की जाएगी, लेखबद्ध करने के बाद उसकी एक प्रति उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेंट को जिसने वो सूचना दी है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी, मींस निःशुल्क दे दी जाएगी। तो यह प्रावधान रहे आपके एफआईआर के कि धारा 154 ऐसे सुसंगत प्रावधानों को बताती है। अब प्रश्न आता है
कि धारा 154 में कुछ संशोधन किए गए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेक्शन 154 में संशोधन किया गया। और यह संशोधन किया गया 2013 में और 2018 में। अब समझने वाली बात है, 2013 में एक क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसका एक्ट नंबर था 13 ऑफ 2013, यानी 2013 का एक्ट नंबर 13, और 2018 का एक्ट नंबर 22 ऑफ 2018, अर्थात एक एक्ट नंबर था 22 2018 का। इन दोनों ही अधिनियमों ने सेक्शन 154 में संशोधन किया। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 की, और इस एक्ट को एनफोर्स किया गया फरवरी 3 2013 से, और 2018 का जो एक्ट है इसको एनफोर्स किया गया आपका अप्रैल 22 ऑफ 2018। और इन दोनों ही एक्ट ने सीआरपीसी के अंदर बहुत सारी सेक्शंस को इंसर्ट किया। जैसे अगर 2013 के एक्ट को देखोगे तो इस एक्ट ने सेक्शन 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E और सेक्शन 509 को इंसर्ट किया। और यह प्रावधान बना दिया कि अगर इन धाराओं में, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखी हैं, इनमें अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाएगा या अटेम्प्ट टू कमिट किया जाएगा, अर्थात चाहे तो इन धाराओं से संबंधित कोई भी अपराध कारित किया गया है या उसका प्रयास किया गया है, और ऐसी सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा रही है, तो इस मामले में वो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे मामले की सूचना को लेखबद्ध नहीं करेगा, अपितु ऐसी सूचनाओं को लेखबद्ध करने के लिए प्राधिकृत किया गया केवल महिला पुलिस अधिकारी को और किसी अन्य महिला अधिकारी को। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर महिलाओं से संबंधित ये जो अपराध हैं जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, इनसे संबंधित कोई भी सूचना पुलिस को दी जाती है जो कि कॉग्निजेबल है, तो ऐसी सूचना को केवल और केवल महिला पुलिस अधिकारी या कोई अन्य महिला अधिकारी ही लेखबद्ध करेगी और कोई लेखबद्ध नहीं करेगा। अब इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेक्शन 376A से लेकर 376D तक ये सारी सेक्शंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और नई सेक्शंस 2018 में इंसर्ट कर दी गई। वो सेक्शन कौन कौन सी थी मैं बता देना चाहता हूं। सेक्शन 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया तो वहां पर इन पर्टिकुलर सेक्शंस को 2018 में इन पर्टिकुलर सेक्शन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। और वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो आपको ये वाली सेक्शंस यहां पर लिखी हुई मिलेंगी। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इन अपराधों से संबंधित
जो भी सूचना पुलिस को जाएगी तो ऐसे में पुलिस अधिकारी उसको लेखबद्ध नहीं करेगा, अपितु कोई महिला पुलिस अधिकारी या कोई अन्य महिला अधिकारी ही उस सूचना को लेखबद्ध करेगी। फर्दर सेक्शन 154 यह कहता है कि मान लीजिए कोई महिला ऐसी है जिसके विरुद्ध, इन दोनों धाराओं को छोड़ दीजिएगा, 326 ए या 326 बी को, और 354 से लेकर बाकी राष्ट्रफल जो सेक्शंस बची हैं इंक्लूडिंग दिस, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी गई है और सूचना देने वाली महिला चाहे परमानेंटली या टेम्पररी, चाहे स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, तो ऐसी स्थिति में उस सूचना को लेखबद्ध किया जाएगा उस महिला के रेजिडेंस पर या उसके चॉइस के किसी स्थान पर। और एक विशेष प्रावधान बनाया कि एफआईआर लिखते समय जो स्पेशल एजुकेटर है और जिसको हम विशेष प्रबोधक कहते हैं और इंटरप्रीटर, वो दोनों ही उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में ही ऐसी सूचना को लेखबद्ध किया जाएगा। और एक बड़ी विशेष बात कि एज सुन एज पॉसिबल पुलिस अधिकारी को यह भी कर्तव्य बना दिया गया है कि जैसे ही वो इंफॉर्मेशन लिखेगा, इंफॉर्मेशन लिखने के तुरंत बाद एज सुन एज पॉसिबल उस महिला का जिसके विरुद्ध ऐसे अपराधों का कारित होना किया गया है या उसका प्रयास किया गया है, उसका जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 164 क्लॉज 5 ए के पार्ट ए में, ठीक है, यहां पर एज सुन एज पॉसिबल मैजिस्ट्रेट से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा एज सुन एज पॉसिबल। और मजिस्ट्रेट को भी ये कर्तव्य बनाया गया है कि जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और उसको लगता है कि वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, तो वहां पर भी मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है कि उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते समय स्पेशल एजुकेटर और जो इंटरप्रीटर है वो उपलब्ध रहे, और उसकी वीडियो फिल्म भी बना सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पुलिस अधिकारी एज सुन एज पॉसिबल उसके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड करवाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत। आगे सेक्शन 154 ये कहती है कि ऐसे मामलों में वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, वीडियो फिल्म भी तैयार कराई जाएगी। तो ये सारे प्रावधान किससे संबंधित हुए? इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद रिलीवेंट हुए, उससे पहले ये प्रावधान नहीं थे। आगे तो सेक्शन 154 में ही आगे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो जो इंफॉर्मेंट है, जो सूचना दाता है, जिसने सूचना दी है, उसको इंफॉर्मेशन की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। तो ये सारी बातें कहां लिखी हैं? इस पर्टिकुलर सेक्शन 154 के अंदर लिखी हुई हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ऑब्जेक्ट क्या होता है एफआईआर लिखने का? क्यों एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है? क्या कारण है कि एफआईआर को रजिस्टर किया जाना? क्या विशेष कारण है? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एक नेक्स्ट सब टॉपिक को, सब पॉइंट को, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर। एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि एफआईआर का पहला और प्राइमरी ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना, मींस आपराधिक विधि को, आपराधिक प्रक्रिया को गतिशील बना देना। यह एफआईआर का प्राथमिक उद्देश्य है। जैसे एफआईआर रजिस्टर होगी तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, सीज शुरू हो जाएगा, सर्च शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट लेना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है आपका एफआईआर का, दैट इज क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना। साथ में इसके कुछ और भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसा कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होगी, एफआईआर की एक कॉपी उस पर्टिकुलर थाने के, जहां पर भी वो थाना है जिसका जुडिक्शन जिस पर्टिकुलर डीएम को और एसपी को होता है, तो उस पर्टिकुलर डीएम को और एसपी को, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया की पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए एम्पावर्ड हैं, उनको उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की एक एक कॉपी दे दी जाएगी, जिससे उनकी नॉलेज में भी आ जाए कि कौन सी एफआईआर पंजीकृत की गई है, कब पंजीकृत की गई है, किन प्रावधानों में पंजीकृत की गई है, ठीक है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी जो कि उस थाने का भारसाधक अधिकारी है, उसका यह भी कर्तव्य होगा कि उस थाने का जुरिडिक्शन जिस पर्टिकुलर कोर्ट को लगता है,
जो कि इस मामले का कॉग्निजेंस और ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट है, उसको भी एक एफआईआर की कॉपी अवेलेबल करा दे। तो ये है इस पर्टिकुलर एफआईआर का ऑब्जेक्ट। आगे बात करें जीरो एफआईआर क्या होती है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जरा समझिए। यहां पर जीरो एफआईआर क्यों लिखा गया, तो मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, जब भी आप एफआईआर रजिस्टर कराते हैं ना, तो एफआईआर पे एक फॉर्मेट होता है और उस पर लिखा होता है एनसीआरबी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ठीक है, तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो हर एक पर्टिकुलर स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, हर थाने में, ठीक है, जिसके फॉर्मेट पे ये एफआईआर रजिस्टर होती है। तो जब आप एफआईआर की एक पर्टिकुलर कॉपी देखेंगे तो जस्ट राइट साइड टॉप ऑफ द कॉर्नर लिखा रहता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। तो ये क्या है, एक ऐसी संस्था है जो किसी भी पर्टिकुलर थाने के अंदर जिसमें एफआईआर रजिस्टर की जाती हैं उसको एक नंबर अवेलेबल कराता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि 2022 के अंदर, ठीक है, थाने का नाम ले लिया हमने ए नामक एक थाना है। तो 2022 के अंदर कितनी एफआईआर रजिस्टर हुई, तो उसको वो लिखता है, एक नंबर देता है जिसको हम सीरियल नंबर कहते हैं, जिसको एफआईआर नंबर भी कहा जा सकता है, मुकदमा अपराध संख्या भी कहा जा सकता है। दैट इज 1/2022, 2/2022, 154/2022। तो ये पर्टिकुलर जो सीरियल नंबर है ना, दैट इज कंसिडर एज ए एफआईआर नंबर और मुकदमा अपराध संख्या। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि वो नंबर दे दिया जाता है जिससे कि ये पता चल जाता है कि 2022 के अंदर किस सीरियल नंबर पर या किस ईयर में किस सीरियल नंबर पर वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रजिस्टर की गई। अब जीरो एफआईआर क्या होती है, तो मान लीजिए कि कोई भी ऑफेंस किसी पर्टिकुलर स्थान पर कमिट हो गया या अटेम्प्ट किया गया। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए गाजियाबाद के अंदर एक व्यक्ति जा रहा है और थाना है जैड, और उस थाने के क्षेत्राधिकार में ही उस व्यक्ति के साथ में रॉबरी की गई। ठीक है, उसको ग्रेवियस हर्ट किया गया, और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति वहां से बच के निकला, भाग आया, और भागते भागते वो बॉर्डर पे आ गया, और बॉर्डर आया किसका, दूसरे थाने का। थाने का नाम है बी। तो प्रश्न ये आता है, क्या वो बी थाने का भारसाधक अधिकारी क्या उस व्यक्ति से जिसके साथ रॉबरी की गई है ये कह सकता है कि भाई मैं तो इंफॉर्मेशन नहीं लिखूंगा, तुम उसी थाने में जाइए जहां पर आपके साथ ऑफेंस कमिट किया गया, जिसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में ऑफेंस कमिट किया गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस अधिकारी ड्यूटी बाउंड है उस पर्टिकुलर मामले में इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। तो जब वो उस पर्टिकुलर मामले में इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा तो उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो उस पर्टिकुलर ईयर में उसको बिना किसी सीरियल नंबर के, जो कि एनसीआरबी ने अवेलेबल कराया है, उसको रजिस्टर कर ले। तो जैसे वो रजिस्टर करेगा तो उसको कहा जाएगा जीरो एफआईआर। क्यों? क्योंकि उस पर एफआईआर नंबर नहीं होगा। ये एक अलग बात है, आने वाले समय में जहां पर एफआईआर रिसीव की गई है वो उस पर्टिकुलर एफआईआर को वहीं पर वापस भेज दे जहां पर वो ऑफेंस कमिट किया गया था। तो इसको कहा जाता है जीरो एफआईआर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण विषय जो कि संबंधित है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से। मान लीजिए कि आपने पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को एक इंफॉर्मेशन दी और उसने इंफॉर्मेशन रिसीव ही नहीं की, नहीं लिखी उसने एफआईआर, तो आपके पास क्या उपचार है? या आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ कर ली, कुछ फेरफार कर लिया, उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी का ओमिशन कर लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? तो मैं बता देना चाहता हूं कि सीआरपीसी के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 154 क्लॉज 3। यहां पर एक प्रावधान दिया गया है कि अगर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर पंजीकृत करने से मना करता है तो आप उस थाने के, जहां पर वो थाना है, ठीक है, उससे संबंधित जो उसका जिला है, जहां पर कप्तान बैठता है, जहां पर एसपी बैठता है, तो वहां पर जा सकते हो। ठीक है, या डाक से एक सूचना दे सकते हो
कि उस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। तो सेक्शन 154 क्लॉज 3 आपको पावर देता है कि आप संबंधित एसपी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो जैसे ही वो इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी, एसपी को मिलेगी, या तो वो खुद ही उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे या किसी अन्य प्राधिकारी को भी या अन्य पुलिस अधिकारी को भी नियुक्त कर सकते हैं कि वो उस मामले में क्या करे, एफआईआर करे और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। मान लीजिए कि एसपी भी आपकी उस इंफॉर्मेशन पर कुछ नहीं करते हैं, देन आपके पास क्या है, क्या सुसंगत प्रावधान है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसके बाद एक प्रावधान है आपके पास सेक्शन 156 क्लॉज 3, जो ये पावर देता है उस पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जिसके लोकल जुडिक्शन के अंदर ऐसा थाना है जिसने एफआईआर नहीं लिखी है, तो आप वहां जा सकते हैं और संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट से 156(3) के अंतर्गत अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसे पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होगी कि उस मामले पर जो कि आपने सूचना दी है उनको, ठीक है, चाहे तो उसको एफआईआर के लिए आदेशित कर दें, इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेशित कर दें, या उसको एज ए कंप्लेंट अपने पास ही रजिस्टर कर लें। मान लीजिए कि कोई पुलिस अधिकारी है, उसने एफआईआर नहीं लिखी, तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? तो मैं बता दूं आपको, सेक्शन है 166A और उसका क्लॉज है क्लॉज C। एक सेक्शन है सेक्शन 177 का पैरा 2, यहां पर समझ लेना पैरा 2 की बात कर रहा हूं। तो सेक्शन 166A क्लॉज C ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को एक ऐसी सूचना दी गई थी जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, और पुलिस अधिकारी ने उसमें एफआईआर लिखने से मना कर दिया, एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया, तो पुलिस अधिकारी को मिनिमम 6 मंथ का इम्प्रेजनमेंट और मैक्सिमम 2 इयर्स तक का इम्प्रेजनमेंट हो सकता है, जो कि रिगोरियस होगा, कठोर होगा। दूसरी बात कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा है जिसके पास रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि जो इंफॉर्मेशन उसको दी जा रही है दैट इज फॉल्स, झूठी है, ठीक है, या उसको लगता है कि इंफॉर्मेशन तो ठीक है लेकिन वो गलत तरीके से फर्निश करता है उसको, या उसमें कुछ चेंजिंग कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान किससे संबंधित हुए? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से संबंधित हुए। नाउ क्वेश्चन इज दिस, मान लीजिए कि अब कोई एक ऐसी एफआईआर लिखी गई है जो कि झूठी है ना, तो अब जो विषय है वो ये है कि इफेक्ट ऑफ फॉल्स एफआईआर मींस मिथ्या एफआईआर का प्रभाव क्या होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी एफआईआर पंजीकृत की गई है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब ये सिद्ध हो जाएगा कि वो व्यक्ति झूठा फंसाया गया है, तो जिस व्यक्ति ने झूठी सूचना दी है पुलिस को, उस व्यक्ति के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, तो मैं बता देना चाहता हूं आपको। यहां पर दो प्रावधानों को आप समझ लीजिए। एक प्रावधान है सेक्शन 182 ऑफ आईपीसी और एक प्रावधान है आपका सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी, ठीक है, और ये दोनों प्रावधान भी आईपीसी के ही थे। तो इन दोनों ही प्रावधानों के अंदर यह उपबंधित किया है कि अगर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, दैट मीन्स लोक सेवक को, अगर आप कोई ऐसी सूचना दे रहे हैं कि वो व्यक्ति अपनी लॉफुल ड्यूटी को फर्निश करे या उनको यूज करे किसी व्यक्ति को क्षति करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 182 ट्रीट होती है और जिस व्यक्ति ने झूठी सूचना दी है उसके अगेंस्ट धारा 182 में कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति पे मिथ्या और गंभीर आरोप लगाया है जो कि मिथ्या है, झूठा है, तो ऐसी स्थिति में धारा 211 भी ट्रीट हो सकती है और जिस व्यक्ति ने वो मिथ्या आरोप लगाया है या जो फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो की है या कराई है, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट सेक्शन 211 में कार्रवाई हो सकती है और उस व्यक्ति पर क्या किया जा सकता है, एफआईआर रजिस्टर हो सकती है इन पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर।
नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। अब जो एफआईआर है उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है, तो मैं बता दूं आपको। एविडेंसरी वैल्यू का मतलब है साक्ष्यिक मूल्य। क्या एफआईआर लिख जाना अपने आप में सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है? क्या अपने आप में मौलिक साक्ष्य है कि एफआईआर के आधार पर आप किसी को कन्विक्ट कर दें, एक्यूटल कर दें? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि एफआईआर, केवल एफआईआर हो जाना सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, अर्थात सारभूत साक्ष्य नहीं है। हालांकि इसका जो प्रयोग है वो इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि 1872 का एक कानून है, उसके कुछ सेक्शंस में आप कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 145 है, एक सेक्शन 157 है, एक सेक्शन है आपका 32। तो जरा समझिए, सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है जिसको लिखित में लेखबद्ध किया गया है तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन और आपका कंट्राडिक्शन में यूज किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एफआईआर रजिस्टर की गई है तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में कंट्राडिक्शन के रूप में यूज किया जा सकता है। ऐसी 157 ये कहता है कि उसको कोरोबोरेशन के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। जबकि सेक्शन 32 जो कि डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है, तो डाइंग डिक्लेरेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इस एफआईआर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका साक्ष्यिक मूल्य हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई एफआईआर में बात कह के चला गया और वो व्यक्ति मर गया, तो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगा। केवल उसने अगर कोई बात एफआईआर में लिखवा दी है तो केवल इस आधार पर ना ही तो किसी व्यक्ति को एक्यूटल किया जा सकता है, ना ही डिस्चार्ज किया जा सकता है, ना ही कन्विक्ट किया जा सकता है। तो ये रहा इसका साक्ष्यिक मूल्य। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से, इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से एफआईआर से संबंधित सारे सुसंगत प्रावधानों को मैंने आपके समक्ष डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पर्टिकुलर वीडियो को सेंड करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।